Good morning class. Today's topic is centralization and decentralization. Centralization और डिसेंट्रलाइजेशन जस्ट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। ठीक उतना ही जैसे कि हम कह सकते हैं वार्म और कोल्ड, या फिर मीन्स टोटली ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। किसी भी कंडीशन में इनमें कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं होती है। मीन्स जो सेंट्रलाइजेशन होता है वो टोटली किसके कंट्रोल में होता है, पर्टिकुलर एक मेन पर्सन के कंट्रोल में होता है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में सारी कंडीशन क्या होती हैं, बट जाती हैं, अथॉरिटीज़ बट जाती हैं और सबको अपनी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करने की छूट होती है। तो दोनों एक दूसरे से टोटली अलग हैं, लेकिन फिर भी दोनों के अपने अपने क्या हैं, इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेंट्रलाइजेशन क्या है। सेंट्रलाइजेशन मीन्स जो भी वर्क से रिलेटेड डिसीजन है वो पर्टिकुलर एक पर्सन के थ्रू ही लिया जाता है। मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन का मेन हेड होता है और उसके हाँ या ना पे ही कोई भी डिसीजन रुका रहता है। जब तक उनके तरफ से हाँ या ना नहीं होगा कोई भी डिसीजन आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह की कंडीशन जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होती है तो वहाँ पे किस तरह की कंडीशन होती है, सेंट्रलाइजेशन की कंडीशन होती है। अब इसमें क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला तो जो भी कहना चाहिए डिसीजन है वो किसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा, जो मेन पर्सन है उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। ठीक है। और सारे जो हैं अथॉरिटीज़ वो कहाँ तक सेंट्रलाइज होते हैं, जो मेन हाई लेवल पे पर्सन बैठे हैं उन्हीं तक ही सेंट्रलाइज होते हैं। बाकी जो जितने नीचे वर्कर या एम्प्लॉय वर्क करते हैं, चाहे वो मैनेजर लेवल के भी क्यों ना हो, वो टोटली क्या करते हैं, इनके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं जो हाई लेवल पे बैठे हैं। मीन्स यहाँ पे जो कंडीशन है वो टोटली कैसी होती है, एक पर्सन के हाथ में होती है या पर्टिकुलर हाई अथॉरिटीज़ के ग्रुप ऑफ पर्सन के हाथ में होती है। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेजेस तो ये है कि जो लीडरशिप है पर्टिकुलर एक पर्सन के हाथ में होती है और वही क्या करता है, सारे डिसीजन लेता है। चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या बड़ा हो, अगर पर्टिकुलर डिसीजन पर पावर एक ही पर्सन के अंडर में है तो आप बिना उसके परमिशन के किसी भी तरह का कोई भी काम अपने तरीके से नहीं कर सकते। टोटली आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड रहना पड़ेगा। यूनिफॉर्मिटी मीन्स सारे काम कैसे होंगे, सही तरीके से होंगे, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जो एक पर्सन बोलेगा वही होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जो भी आपका प्रोसेस होगा उसमें क्या रहेगा, एक जैसा कंडीशन दिखेगा आपको, कहीं पे भी कोई चेंज नहीं दिखेगा। इवन डिपार्टमेंट वाइज भी जो भी आपका वर्क मेथड या सारी कंडीशन रहेगी वो कैसी दिखेगी, एक जैसी ही दिखेगी। फिर उसके बाद किसी भी तरह की प्रॉब्लम या इमरजेंसी आने पर आप जो भी डिसीजन है वो कौन लेता है, हाई अथॉरिटी ही लेती है। तो अगर पर्टिकुलर एक ही पर्सन है तो वो टोटली खुद के उसमें रिस्क लेता है और जो भी डिसीजन है तुरंत लेता है। और अगर उससे प्रॉफिट होता है तो वो भी उसी के कारण होता है, लॉस होता है तो वो भी उसी के कारण ही होता है। तो यहाँ पे ग्रुप का या 2-3 लोगों से पूछने का या पर्टिकुलर कोई भी डिसीजन ले सकता है, ऐसी वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं होती है। एक ही पर्सन होता है जिसके थ्रू आपको काम कराना होता है और अगर उसने हाँ या ना कह दी तो आप आसानी से उस काम में आगे से बढ़ सकते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी, पर्टिकुलर उसी पर्सन पे आएगी, आपके ऊपर नहीं आएगी। फिर उसके बाद ये क्या करता है, इंटीग्रेशन मीन्स सभी को क्या कर सकता है, एक साथ लेके चलता है और एक साथ सारे काम को लेके आगे बढ़ता है, क्योंकि एक ही है ग्रुप का हेड और उसे ही सारा अपना बिजनेस आगे ले जाना है। तो वो क्या करता है, सारी चीज़ों को एक साथ आगे बढ़ाता है, सारी चीज़ों को अपने ही हाथ में रखता है और इधर इधर उधर होने नहीं देता है। इफ़ेक्टिव कंट्रोल कैसे रहता है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। क्यों इफ़ेक्टिव रहता है, क्योंकि कमांड देने वाला पर्सन सिर्फ कौन है, एक ही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारा कंट्रोल होता है।
कोई दूसरा उसमें अपना डिसीजन या अपनी ओपिनियन नहीं डाल सकता, तो कहीं पे कुछ गलत नहीं होता। तो ये सब इसके क्या हैं, बेनिफिट हैं, या आप कह सकते हो एडवांटेजेस हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। डिसएडवांटेजेस में जो मेन है वो है इंक्रीज इन पेपर वर्क। हर काम किस में होगा, पेपर वर्क। मीन्स जितने भी लेवल होंगे उतने ही पेपर वर्क क्या होते जाएंगे, इंक्रीज़ होते जाएंगे। फिर उसके बाद जो रूटीन वर्क है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि आपको हर एक लेवल पे एक या दो ऐसे पर्सन रखने पड़ेंगे जो कंटिन्यूशन में हाई अथॉरिटी से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सकें, पेपर वर्क कंप्लीट कर सके, जिससे कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि वो डिसीजन किस बेस पे लेते हैं, प्रॉपर सही तरीके से जो पेपर वर्क है उन्हीं सारी चीज़ों को देख के करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो रूटीन वर्क है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। फॉल इन मोरल, मोरल आपका गिरता है, क्योंकि आपको अगर कहीं पे लगता है कि मैं सही तरीके से डिसीजन लेने में कैपेबल हूँ, तो भी आप वहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि उसकी अथॉरिटी सिर्फ किसके पास है, एक पर्सन के पास है। तो आप में कैपेबिलिटी होते हुए भी आप उस काम को नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ये क्या करता है, लैक ऑफ इंसेंटिव। मीन्स ये इसमें क्या होता है, हम हाई अथॉरिटी है, सिर्फ वहाँ से कमांड आता है और हमको वो सारे काम करने पड़ते हैं। मीन्स अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपने तरीके से कुछ नहीं करना है, ये करना है करो, वो नहीं करना है मीन्स नहीं करो। तो जो वर्कर हैं या एम्प्लॉय हैं वो रूटीन में हो जाते हैं कि हाँ यहाँ पे अपने लिए करने के लिए स्पेशल कुछ भी नहीं है, बस जो रूटीन है उसको क्या करना है, फॉलो करना है। फिर और भी कई इसकी कंडीशन होती हैं। मीन्स जो उनकी वर्क एफिशिएंसी है वो भी कम होती है, किसकी, जो वर्कर या एम्प्लॉय हैं उनकी, क्योंकि वो उनको सिर्फ क्या मानना है, सामने वाले ने जो ऑर्डर दे दिया वही करना है, और उससे ज़्यादा अपना दिमाग लगाना है ना कुछ और करना है। तो उस कंडीशन में उनकी वर्क एफिशिएंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। और मेन एक इसमें ये प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आती है कि जो डिसीजन है वो क्या हो जाते हैं, कई बार डिले हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजर लेवल पे कुछ डिसीजन लेना है, लेकिन पर्टिकुलर जो मेन पर्सन है जो ये सारी चीज़ों के लिए कमांड करता है, अगर वो पर्सन अवेलेबल नहीं है या उससे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो तब तक वो डिसीजन पेंडिंग पड़ा रहेगा जब तक कि पर्टिकुलर पर्सन से कनेक्शन नहीं होता है। तो ये सारी कंडीशन इसके क्या हैं, एक तरह से डिसएडवांटेजेस में आते हैं। तो हर किसी में कंडीशन रहता है, एडवांटेजेस के भी डिसएडवांटेजेस के भी। वैसे ही सेंट्रलाइजेशन के भी अपने एडवांटेजेस हैं और अपने अलग अलग डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन आप अगर इसको सही तरीके से यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए क्या होगा, फेवरेबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब तक ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ छोटा रहता है आप इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं, सेंट्रलाइजेशन को। क्यों, क्योंकि इससे टोटल आपका कंट्रोल बना रहेगा। दूसरा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप कोई नया बिज़नेस शुरू करते हैं तो उसमें आपको हर तरह से फाइनेंशियली या बजट सारी चीज़ों पे फोकस करना रहता है। तो उस कंडीशन में अगर सेंट्रलाइजेशन की कंडीशन होती है तो सारा चीज़ आपके कंट्रोल में रहता है और कहीं पे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। फिर जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ इंक्रीज़ होता है तब आप धीरे धीरे उसमें क्या कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन जब बिज़नेस नया होता है या छोटा होता है और जब तक आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं तब तक सेंट्रलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, अच्छी रहती है और ये कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मेन मतलब होता है, पर्टिकुलर हम क्या करते हैं, जो काम अभी तक कौन कर रहा था, सिंगल पर्सन कर रहा था, वो क्या करता है, अपने काम को बांटना शुरू कर देता है। अब इसके लिए वो क्या करता है, कुछ हाई लेवल पर कुछ हाई पर्सन्स को इस तरह की अथॉरिटी देके उस काम को पर्टिकुलर करने के लिए कहता है। और ये जो पर्सन होते हैं जिनको इस तरह का अथॉरिटी दिया जाता है, ये क्या रहते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं और ये वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं इसी तरह के काम को
करने के लिए। तो इस कंडीशन में जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं और उनको बता देते हैं कि आपकी क्या क्या अथॉरिटी है और उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किस लेवल तक आपको सारी चीज़ें हैंडल करना है, तो इस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। मीन्स जब एक सिंगल पर्सन अपने सारी कंडीशंस को एक साथ नहीं संभाल पाता, तब फिर वो क्या करता है, उसको ग्रुप वाइज अलग अलग कंडीशन में बांट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, अब वो प्रिंसिपल हर एक डिपार्टमेंट में फोकस नहीं कर सकते, तो वो डिपार्टमेंट वाइज क्या कर देते हैं, एक एक डिपार्टमेंट के एक एक हेड को अपॉइंट कर देते हैं और वो हेड क्या करता है, उसके अंडर में जितने उससे डिपार्टमेंट से रिलेटेड एम्प्लॉय होते हैं उनको प्रॉपर क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इस तरह की कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। वैसे ही जब ये एक बिज़नेस में ये कंडीशन होती है तो इसमें भी हम इसी तरह क्या करते हैं, जितने भी सिस्टम या सब सिस्टम होते हैं उन सिस्टम और सब सिस्टम में अलग अलग ग्रुप के अलग अलग ग्रुप हेड अपॉइंट कर देते हैं और उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देते हैं और पर्टिकुलर उसके अकॉर्डिंग उनका डिसीजन एरिया क्या है उसको भी बता देते हैं। तो इस तरह की कंडीशन जब डेवलप होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब डिसेंट्रलाइजेशन की कंडीशन में मेन क्या क्या कहना चाहिए फैक्टर्स हैं जो इसको क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। जो मेन फैक्टर हैं किसके, आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उसमें सबसे फर्स्ट आता है साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बहुत बड़ा है तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन कैसा होगा, इफ़ेक्टिव होगा और आप जितना अपना वर्कलोड कम करना चाहें आसानी से डिपार्टमेंट वाइज कम कर सकते हैं। मैनेजेरियल पॉलिसीज़ में डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है, आपको सपोर्ट करता है। मीन्स आप डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग कंडीशन में बांट देते हैं और फिर वहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है वो प्रॉपर वे पे इन सारी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेटर, फिर उसके बाद जब डिसेंट्रलाइजेशन हम करते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर ऐसे पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं जो पर्टिकुलर इस तरह के काम करने का फुल नॉलेज रखते हैं और उस तरह का काम कर चुके होते हैं और उनकी एजुकेशन भी उसी तरह से रिलेटेड होती है और इस तरह की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। फिर उसके बाद इसमें क्या रहता है, डिसेंट्रलाइजेशन में स्टेबिलिटी मीन्स जो भी ग्रुप के हेड बनाए जाते हैं वो स्टेबल होके अगर वहाँ पे काम करेंगे और कंटिन्यूएशन में अपना कंट्रोल बनाए रखेंगे, गुड लीडरशिप होगा, गुड मोटिवेटर होंगे और उनकी बात उनके ग्रुप के हर एक मेंबर मानेंगे, तो उस कंडीशन में जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो आपका क्या रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा। और जब आप इस कंडीशन में अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ करेंगे तो आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इसका मिलेगा। मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन में हम क्या कर सकते हैं, टोटली सारी चीज़ों को इस तरह से व्यवस्थित तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग लोगों को डिसीजन लेने में कैपेबल बना सकते हैं। फिर उसके बाद मॉडर्न टेक्निक भी डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के थ्रू मेन या नेट है, इंटरनेट है, इनके थ्रू क्या होता है, हम डिसेंट्रलाइजेशन की कंडीशन में भी सेंट्रलाइजेशन को क्या कर देते हैं, आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स अलग अलग होते हुए भी ग्रुप भी अलग है, सारे डिपार्टमेंट अलग हैं, डिपार्टमेंट के हर एक के हेड अलग हैं, उनको डिसीजन लेने की पूरी छूट है, फिर भी ये किससे जुड़े रहते हैं, जो मेन बिजनेस का पर्सन है, जो पूरी पावर रखता है, उससे कंटिन्यूएशन में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन करने के बाद भी टेक्निक ऐसी है कि आप सेंट्रलाइजेशन की कंडीशन से ही जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप सेंट्रलाइजेशन करते हैं और तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है और वो सारे फ़ायदे आप ले सकते हो ऑर्गेनाइजेशन से जो आप सेंट्रलाइजेशन की कंडीशन में
लेते थे। मीन्स सेंट्रलाइजेशन में टोटल कंट्रोल आपका था, डिसेंट्रलाइजेशन में आपने इस पावर को बांट दिया, लेकिन फिर भी उनको सबको टेक्निक के थ्रू अपने से कनेक्टेड रखते हैं और फिर उनको सही तरीके से वर्क कराते हैं। मीन्स अभी भी कंट्रोल टोटली दूसरों के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है, पावर आपके हाथ में है, लेकिन आपने अपना वर्कलोड क्या कर दिया है, यहाँ पे कम कर दिया है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किसके, जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसके। डिसेंट्रलाइजेशन का मेन एडवांटेजेस क्या क्या हैं। एडवांटेजेस सबसे पहला तो यही है कि आप क्या करते हैं, जो अपना बर्डन है उसको अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं, आपका बर्डन कम हो जाता है और डिसीजन मेकिंग या अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप प्रॉपर सही लोगों के हाथ में बांटते हैं, लेकिन फिर भी उन पे कंट्रोल रखते हैं कि वो उसी तरह काम करें जैसा आप चाहते हैं। उसके बाद इसका और क्या फ़ायदा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिज़नेस इंक्रीज़ कर सकते हो और नए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस डाल सकते हो और फिर भी टेक्निक के थ्रू इनसे कंटिन्यूएशन में क्या रह सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं। ये भी एक क्या है, इसका बेनिफिट है। फिर उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन इन फैसिलिटेटेड मीन अलग अलग तरह की कई तरह की सुविधाएं आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू आप अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जो मेन हेड हैं उनको अपॉइंट कर सकते हैं। फिर ये इंक्रीज़ करता है मोटिवेशन और मोराल को। मीन्स जब वर्कर या एम्प्लॉई या ग्रुप का हेड खुल के काम करता है, अपने ग्रुप को प्रॉपर वे पे हैंडल करता है, तो उनका मोराल क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। प्लस उनको मोटिवेशन मिलता है कि पर्टिकुलर वो अपने डिपार्टमेंट या अपने बिज़नेस के लिए बहुत अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करें, जिससे कि क्या हो, वो वहाँ पे ज़्यादा सही तरीके से स्टेबल होके रुक के वहाँ पे काम करें। एक तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक तरह से प्रेशर कम हो जाता है, पेपर वर्क कम हो जाता है, ग्रुप वाइज सारे काम होते हैं। तो ग्रुप जब छोटा होता है तो उसको मैनेज करना आसान हो जाता है और जितने भी वर्कर या एम्प्लॉय हैं अपने ग्रुप के हेड से रिलेटेड रहते हैं। मीन्स कहीं पे कोई कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं आती, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम नहीं आती। प्लस इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसको आसानी से हम वहीं पे क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। प्लस जो फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशन है वो भी बहुत अच्छा बनता है, प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप छोटा होता है तो हर एक पर्सन अलग अलग दिखाई देता है और जितना पर्सन अलग अलग दिखाई देगा उनका वर्क और वर्क एफिशिएंसी भी उतना ही अलग अलग दिखाई देगा। तो आपको आसानी से कौन सही तरीके से कर रहा है, कौन गलत तरीके से कर रहा है, ये सब समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से इन कंडीशंस को क्या कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये क्या है इसके एडवांटेजेस सेंट्रलाइजेशन के, डिसेंट्रलाइजेशन के। अब डिसेंट्रलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। पहला तो इसमें क्या होता है, अगर जो ग्रुप का मेन हेड है वो सही कंट्रोल नहीं रखेगा तो कई तरह की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप टोटली अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी बनी रहेगी, आपको तब भी बिज़नेस के बजट पे फोकस करते रहना पड़ेगा और भी जितने एक्सपेंसेस होते हैं, कॉस्ट होते हैं या टैक्स से रिलेटेड कंडीशन है, प्रॉफिट से रिलेटेड कंडीशन है, हर एक चीज़ पे आपको कंटिन्यूएशन में फ़ोकस करते रहना पड़ेगा। और जिन बड़े ग्रुप में बांट के आपने अथॉरिटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको दी है उनसे कंटिन्यूएशन में कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। प्लस कंटिन्यूएशन में उनसे रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, एनालिसिस करते रहना पड़ेगा। प्लस जितने डिपार्टमेंट वाइज आपने सब सिस्टम अलग अलग बांटे हैं उनमें भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना जाए, कोई अपनी मनमानी ना करे, वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को डोमिनेट ना करे, परेशान ना करे। ये सारी चीज़ों को भी कंडीशन में को आपको बनाए रखना है। प्लस उसमें यूनिफॉर्मेलिटी
लानी है। मीन्स ये नहीं कि एक ग्रुप अलग तरीके से काम कर रहा है, दूसरा ग्रुप अलग तरीके से काम कर रहा है। काम का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उनका मोटिव या ऑब्जेक्टिव है वो एक ही होना चाहिए, और वो टोटल बिजनेस के लिए होना चाहिए। पर्टिकुलर सिर्फ अपने ग्रुप के बारे में सोच के काम नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप हटाएंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन की कंडीशन सही अप्लाई होगी, सही रिज़ल्ट देगी, अदरवाइज़ ये आपको सही रिज़ल्ट नहीं देगी। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, मीन्स सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या क्या डिफरेंस है। अभी आपने जितना कुछ पढ़ा उससे आपको समझ में आ गया कि सेंट्रलाइजेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सबसे पहले तो डिसीजन फर्स्ट वाले में कौन लेता है, सेंट्रलाइजेशन में जो हाई अथॉरिटी है वो लेता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में जो ग्रुप का हेड होता है वो सारे डिसीजन लेने के लिए खुद में कैपेबल होता है, उसको हर समय हाई अथॉरिटीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद वर्कलोड, इसमें सेंट्रलाइजेशन में सारा वर्कलोड किसके ऊपर रहता है, जो मेन अथॉरिटी है एक पर्सन उसके ऊपर, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में ये वर्कलोड क्या होता है, जो मेन अथॉरिटी है वो इन कुछ और दूसरे पर्सन्स में इन सारी चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या अथॉरिटीज़ को बांटता है और फिर उनसे ये सारे वर्क कराता है। डिसीजन प्रोसेस सेंट्रलाइजेशन में लेट भी हो सकता है और जल्दी भी हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि जो हाई लेवल के पर्सन हैं, जो डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हैं, वो किस तरह से अपने वर्क को हैंडल करते हैं। तो टोटली डिपेंड करेगा किस पे, जो हाई अथॉरिटीज़ में बैठा है उस पे। दूसरा जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें क्या होती है कि जो ग्रुप के हेड होते हैं उनको डिसीजन लेने की टोटली क्या होती है, छूट होती है। तो वो अपने तरीके से डिसीजन लेने के लिए कैपेबल होते हैं। तो डिसीजन जनरली इसमें क्या होता है, जल्दी से जल्दी होता है, इसमें लेट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब यूनिफॉर्मिटी किस में ज़्यादा सही तरीके से होती है, सेंट्रलाइजेशन में, क्योंकि सारा कंट्रोल किसके हाथ में है, एक पर्सन के हाथ में है। जबकि जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में यूनिफॉर्मिटी कम हो जाती है, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज सब अपना काम अलग अलग तरीके से करते हैं। कोऑर्डिनेशन, सेंट्रलाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की उतनी कंडीशन प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ग्रुप का एक ही मेन हेड होता है, उसी के अकॉर्डिंग सारे काम होते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में कोऑर्डिनेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग हेड होता है, हर लोगों के सोचने का और बाकी कंडीशन टोटली क्या होती है, अलग अलग होती है। और फिर इसमें और भी अलग अलग बहुत सारी कंडीशंस हैं। ये सारी कंडीशंस टोटली डिपेंड करती है किस पे, इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि डिसेंट्रलाइजेशन की कंडीशन है कि सेंट्रलाइजेशन की कंडीशन है। अथॉरिटी, इसमें अथॉरिटी टोटल किसके पास में होती है, सेंट्रलाइजेशन में एक पर्सन के अंडर में, जबकि जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसमें क्या होता है, हाई लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल होता है, और हर लेवल में एक एक क्या होता है, अथॉरिटी होता है जो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अपने अपने ग्रुप को प्रॉपर वे पे क्या करता है, हैंडल करता है। ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है इसकी कौन सा ज़्यादा सही है और किसके लिए सही है।